राइट टू इंफॉर्मेशन में आज हम करेंगे सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन कैसे एस्टेब्लिश किया जाए। इंफॉर्मेशन के लिए कि कहीं से भी हम कोई सूचना प्राप्त करते हैं, अगर वो सूचना हमें नहीं मिलती है तो एक कमीशन की फॉर्मेशन की गई है सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी, जहां हम अपनी अपील डाल सकते हैं कि हमने ये सूचना मांगी थी इस इंस्टीट्यूट से लेकिन हमें वो नहीं मिली या गलत सूचना है। तो इसके लिए जो 2005 का आरटीआई जो अधिनियम था उसके तहत ही इस कमीशन की स्थापना की गई है। सेंटर में भी और स्टेट में भी, दोनों जगह जो ये कमीशन है सेंटर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, चीफ इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करता है, और उसके साथ साथ इंफॉर्मेशनर्स को बोलते हैं, साथ ही साथ 10 अन्य चुनाव आयुक्त, 9 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, सॉरी। तो मैक्सिमम इसमें 10 ही चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जा सकती है, इससे कम भी हो सकती है, जैसे स्टेट वाइज कई बार 7 या 8 भी हो सकती है, लेकिन 10 से ज्यादा चुनाव आयुक्त नहीं नियुक्त किए जा सकते। अब इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो सेंटर में इनकी नियुक्ति एक कमेटी के द्वारा की जाती है। उस कमेटी का अध्यक्ष या तो प्रधानमंत्री होता है या राष्ट्रपति, और उसके सदस्य होते हैं, कमेटी के 2 सदस्य होते हैं, लोकसभा के विपक्ष का नेता और प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट का एक सदस्य की केंद्रीय मंत्री, जिसका नाम प्रधानमंत्री सुझाते हैं। तो इन 2 सदस्यों या इनकी कमेटी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे या राष्ट्रपति। इस कमेटी के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। और केंद्र का जो सूचना आयोग है उसका मुख्यालय है दिल्ली। इसे दूसरे शहरों में सिर्फ केंद्र सरकार की अनुमति से ही किसी भी कार्यवाही के लिए स्थानांतरित किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि राज्य सूचना आयुक्त। तो राज्य सूचना आयुक्त में भी एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है, बाकी अन्य सूचना आयुक्त होते हैं जो 8, 7, अधिकतम 9 तक हो सकते हैं, तो टोटल 10 सूचना आयुक्त होंगे। और इनकी नियुक्ति भी उसी तरह से एक कमेटी के द्वारा की जाती है, जिस कमेटी की अध्यक्ष मुख्यमंत्री वो खोलना है। कमेटी की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। और कमेटी के 2 सदस्य होते हैं, एक तो विधानसभा के विपक्ष दल का नेता और दूसरा मुख्यमंत्री की कैबिनेट का एक मंत्री। और ये जो सूचना आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं, इन सूचना आयुक्तों को जो केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं उनको शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति, और राज्य सूचना आयुक्तों को अपने पद की शपथ दिलवाता है राज्यपाल। और राज्य सूचना आयुक्तों का कार्यालय मेनली स्टेट की जो कैपिटल होती है वहां मिलता है, लेकिन कई स्टेट्स में उनकी कैपिटल भी नहीं है, तो उनकी जो इकोनॉमिक मतलब व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जो सिटी होती है वहां उनका कार्यालय स्थापित है। अब आते हैं क्वालिफिकेशंस ऑफ कमीशंस, कि केंद्र और राज्य स्तर पे ये जो सूचना आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं इनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इस पद को प्राप्त करने के लिए। तो सूचना आयुक्त कोई भी सार्वजनिक जीवन में प्रसिद्ध व्यक्ति, जैसे कि या तो वो कोई फेमस इकोनॉमिस्ट हो, जर्नलिस्ट हो, सोशल वेलफेयर के काम करता हो, या फिर कोई वकील हो, जज, रिटायर्ड जज हो, या फिर साइंस टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट हो, या फिर किसी ने एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छा काम किया हो, और इन फील्ड्स का अपने से स्पेसिफाई किया ऑक्यूपाइड फील्ड का उसे लंबे टाइम का अनुभव होना चाहिए। और ऐसे सदस्यों को सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया जाता है, लेकिन ये सदस्य किसी भी हालत में संसद के या विधानसभा के सदस्य नहीं होने चाहिए। इन किसी भी तरह के राजनीतिक या किसी दूसरे व्यापार से संबंधित लाभ के पद पर नियुक्त नहीं होने चाहिए। फिर आती है इनका टेन्योर की कितनी अवधि के लिए केंद्रीय और राज्य स्तर पर सूचना आयुक्तों को अपॉइंट किया जाता है, तो अधिकतम 65 इयर्स या फिर 5 इयर्स, इनमें से जो भी पहले कार्यकाल जाता है, चाहे 5 वर्ष का चाहे वो 65 इयर्स के हो जाते हैं, उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। और इसके साथ साथ ही इनकी आती है वेतन की बात। तो इनका वेतन जो
केंद्र के चुनाव सूचना आयुक्त का वेतन होता है चुनाव आयुक्त के बराबर, और राज्यों के सूचना आयुक्त का कार्य का वेतन होता है राज्यों में चुनाव के दौरान जो निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाता है उसके समान, और इनके कार्यकाल में इनके वेतन में कोई भी फेरबदल नहीं किया जा सकता जिससे कि इनको लॉस हो, अलाभकारी फेरबदल नहीं किया जा सकता। रिमूवल ऑफ कमिश्नर्स, कि क्या इन चुनाव आयुक्तों को पद से हटाया भी जा सकता है, तो हाँ, इनको दो तरीकों से पद से हटाया जा सकता है। एक तरीका है कि दोनों का सेम ही है, केंद्र के सूचना आयुक्त हो चाहे राज्य के सूचना आयुक्त हो, एक केंद्र के सूचना आयुक्तों को राष्ट्रपति हटा सकता है, राज्य के सूचना आयुक्तों को राज्यपाल हटा सकता है। लेकिन उसके लिए अगर इनके खिलाफ कोई शिकायत आती है दुर्व्यवहार की, या ये अपनी योग्यता, इनमें योग्यता नहीं है जिस पद पे इनको अपॉइंट किया गया है, तो केंद्र के सूचना आयुक्त के अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेन आती है तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, जिसको चीफ जस्टिस किसी भी न्यायाधीश को इस जांच के लिए अपॉइंट कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट का ही जज होगा वो। और राज्य के सूचना आयुक्त के लिए राज्यपाल के पास अगर कोई ऐसी शिकायत आती है तो राज्यपाल उसे हाई कोर्ट के जज की परामर्श से उसे अपने पद से हटा सकते। ये है पहला तरीका इनको अपने पद से हटाने का। सेकंड है, कई बार राष्ट्रपति बगैर सुप्रीम कोर्ट के जज से परामर्श के या उसकी जांच कमेटी के बिना ही इनको अपने पद से हटा सकता है, और वो कौन कौन सी शर्तें हैं तब बगैर कमेटी की जांच के हटाया जा सकता है। पहली चीज, यदि वो दिवालिया घोषित कर दिया गया हो कि बैंकरप्ट, या उसने सूचना आयुक्त का काम करते हुए पैसे का गबन किया है, या वो पूर्णतः दिवालिया हो गया, कंगाल हो गया। नेक्स्ट, वो इस पद पर काम करते हुए कहीं दूसरी जगह भी सवैतनिक रोजगार मतलब दूसरी जगह भी काम कर रहा है जहां से उसे वेतन मिल रहा है। थर्ड, अगर वो फिजिकल या मेंटली डिसेबल्ड हो गया है इस काम को करने के लिए, कि फिजिकली सही ढंग से उसकी बॉडी फंक्शन नहीं कर रही है, या फिर मेंटल डिसऑर्डर हो गया है। नेक्स्ट है, अगर मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त सरकार के या गैर सरकारी किसी भी ठेके के काम में या अपने खुद के बिजनेस में भी अगर इन्वॉल्व है, वहां से उनकी आय हो रही है, आमदनी का साधन है, अगर ये शिकायत तब मिलती है तब भी उन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है। तो ऐसी सिचुएशंस अगर होती हैं तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से जांच करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी तरीके से राज्य के सूचना आयुक्त को राज्यपाल पद से हटा सकता है, उसके लिए पहले वो हाई कोर्ट के जज से जांच करवाता है उसकी कमेटी से। लेकिन अगर यही चार कारण राज्य सूचना आयुक्त में मिल जाते हैं, दिवालिया, कहीं और जगह वो सैलरी मिल रही है उसे दूसरे किसी काम के लिए, मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड हो गया है, या फिर अपना खुद का बिजनेस या सरकार की भागीदारी से किसी बिजनेस को चला रहा है, तो वहां भी राज्यपाल उसको डायरेक्ट उसके पद से हटा सकते। अब है फंक्शंस ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशन की काम क्या करते हैं सूचना आयोग, ये जो बनाए गए हैं केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर, ये सूचना आयोग क्या काम करते हैं। सबसे पहला काम, अगर किसी भी व्यक्ति को किसी संस्थान से किसी आवेदक ने कोई इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, उसे समय पर वो इंफॉर्मेशन नहीं मिली, या फिर उससे ज्यादा फीस ली गई है, या फिर जिस सूचना अधिकारी से उसने फीस ली थी उसने उसे गलत सूचना प्रदान की है, तो इसके लिए आवेदक अपनी शिकायत इन सूचना आयोगों में दर्ज करवा सकता है। सेकंड, ये आयोग सिविल कोर्ट का रोल प्ले करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए। और सिविल कोर्ट क्या होता है, जैसे कि देश किसी भी तरह की सूचना प्राप्त करने के लिए देश के अंदर किसी भी व्यक्ति को गवाही के लिए नोटिस दे सकते हैं कि आपको उपस्थित होना पड़ेगा, कोर्ट की तरह कार्यवाही लगती है, सम्मन दिया जा सकता है। नेक्स्ट, किसी भी सरकारी दस्तावेज को आयोग के सामने प्रस्तुत या समक्ष प्रमाण के रूप में मंगवा सकते हैं। शपथ पत्र के माध्यम से भी गवाही लेने का अधिकार इनको प्राप्त है, कि एफिडेविट लेते हैं ये, जब कोई भी गवाह गवाही देता है तो उससे एफिडेविट साइन कराया जाता है। नेक्स्ट, किसी भी न्यायालय, चाहे वो अधीनस्थ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, के किसी सरकारी आदेश की कॉपी भी मांग सकते हैं किसी भी डिसीजन से रह लेगा।
नेक्स्ट है गवाह या जो दस्तावेज जो पेश किए गए हैं किसी भी इंफॉर्मेशन से संबंधित, उनकी छानबीन करने का आदेश दे सकता है ये आयोग। और नेक्स्ट आता है सरकार द्वारा निर्धारित किए गए विषयों या कार्यों को, कि कई बार सरकार भी इन्हें कुछ स्पेशल काम प्रोवाइड करती है कि कोई भी नया कानून बनाना है, उससे संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करना है, कानून की पालना से पहले जनता का सर्वेक्षण करना है, वो सारे। तो मेनली सूचना आयोग क्या काम करता है, एक तो आवेदक की किसी भी तरह की कोई कंप्लेन है उनको सुलझाता है, दूसरा एक सिविल कोर्ट की तरह किसी भी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए या आवेदक की समस्या को सुलझाते वक्त गवाही के लिए किसी को बुला सकता है, सरकारी दस्तावेज मंगा सकता है, सरकार से न्यायालय के भी किसी ऑर्डर को डिमांड कर सकता है, जिनसे गवाही करवाई जाती है उनसे एक एफिडेविट भी साइन कराया जाता है, या सरकार के दूसरे काम जो कानून की पालना की अवधारणा में होते हैं वो भी करवाए जाते हैं। तो सूचना आयुक्त अपने आदेशों की इन पालना के लिए किसी भी लोक प्राधिकारी, मतलब जो किसी भी स्वायत्त संस्था के सदस्य हैं, जो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, जो लोक कल्याण के लिए काम करते हैं, उसको निर्देश दे सकते हैं कि वे निर्धारित सूचना को इतनी 30 दिन की अवधि में पूरा करें, अपनी संस्था में एक जन सूचना अधिकारी नियुक्त करें, एक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट करें, आवेदक को जो आपने गलत सूचना दी है या फिर उससे जो ज्यादा सूचना का पैसा लिया है उसकी आपको क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी, आपको उसका फाइन पे करना पड़ेगा। और अगर किसी को सूचना इंफॉर्मेशन सही टाइम पे विद इन टाइम बाउंडेशन में नहीं मिली है, तो उस संस्था का जो इंफॉर्मेशन कमीशन है या इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो अपॉइंट किया जाता है, उसको पर डे के हिसाब से 250 रुपीज फाइन लगाना शुरू कर सकता है या आयोग, और अधिकतम वो फाइन हो सकता है 25,000 तक, 25,000 रुपए तक। तो किसी भी इंडियन सिटीजन को अगर कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, उस इंफॉर्मेशन में अगर देरी की जा रही है, गलत सूचना दी जा रही है, या सूचना को प्राप्त करने में किसी भी तरह का कोई बैरियर आ रहा है, तो आवेदक की सारी समस्याओं का समाधान करने का काम सूचना आयोग। अब है कि सूचना से संबंधित कुछ कंफ्यूजन्स या कुछ सराउंडिंग्स में कुछ ह्यूमर्स है इंडिया में, जो ये माना जाता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ी है ना कि घटी। तो वो कॉम्प्लिकेशंस कौन सी हैं? फर्स्ट कॉम्प्लिकेशंस मानी जाती है कि शासकीय कार्य बाधित होता है। शासकीय कार्य कैसे बाधित होता है? जैसे हम एग्जाम्पल ले हमारे कॉलेज का, तो हमारे कॉलेज में जो सूचना अधिकारी बनाया गया है ना, वो कॉलेज के जो टीचर्स हैं उन्हीं में से एक को बनाया गया। तो ये आम अवधारणा कि बहुत आरटीआई लोग, बहुत सारी आरटीआई आती रहती हैं, तो वो टीचर उन आरटीआई के जवाब में उनसे संबंधित इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में ही लगा रहता है, उसकी क्लासेस अफेक्ट होती हैं, कि उसका मेन जो शासकीय कार्य क्या है, टीचर का टीच करना या दूसरा अपना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना, वो काम उसका बाधित होता है इस सूचना से संबंधित काम। लेकिन ये एक भ्रांति ही है, क्योंकि अगर सभी लोग अधिकारी, अगर कॉलेज के सभी अधिकारी बिल्कुल ठीक पारदर्शिता से, ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से काम करेंगे, तो कोई आरटीआई ही नहीं मांगेगा। कि पूरी निष्ठा ट्रांसपेरेंसी से जब काम किया जाएगा तो आरटीआई की संभावना ही नहीं रहेगी, और संभावना ही नहीं रहेगी, कम से कम आरटीआई की डिमांड होगी, और शासकीय कार्य अपने आप बाधित नहीं होगा। कि जब पूरी ईमानदारी से काम किया जाएगा तो उसकी जांच पड़ताल की आवश्यकता होती ही नहीं, तो अपने आप आरटीआई के आवेदकों की संख्या समाप्त होती चली जाए। नेक्स्ट भ्रांति है कि इससे शासकीय खर्च भी बढ़ता है। शासकीय खर्च कि आरटीआई का जवाब देने के लिए, कि आरटीआई आवेदक के तो 10 रुपए लगते हैं, लेकिन जिस संस्था को जवाब देना है उसको सारे कागज भी कलेक्ट करने होते हैं, उसका टाइम भी स्पेंड होता है, पैसा भी स्पेंड होता है, उसे फोटोकॉपी करवानी होती है, नेट फैसिलिटी होनी चाहिए, उसको डाक से भेजना है, मेल से भेजना है, तो बहुत धन खर्च होता है। तो इस भ्रांति का भी निवारण यही है कि अगर सभी शासकीय संस्थाएं कि अपने कोष को, जो पैसा जो फंड से मिला है, उसका अगर उचित
पारदर्शी तरीके से प्रयोग करेंगे, कोई गबन नहीं होगा, तो किसी भी नागरिक को ये मौका ही नहीं मिलेगा कि यहाँ पे धन किसी तरह का कोई गड़बड़ की गई है तो वो आरटीआई की डिमांड ही नहीं करेगा। तो दोनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाएगा। शासकीय धन का अगर सदुपयोग किया जाएगा तो शासक को ना तो काम में बाध्यता आएगी और ना ही उनको आरटीआई के जवाब के लिए धन का अपव्यय करना। नेक्स्ट है कि ये देखा जाता है कि कई बार कोई व्यक्ति बगैर किसी उद्देश्य के निरर्थक उसको उस चीज से कोई लेना देना ही नहीं है, बेवजह शासन कार्य को बाधित करने के लिए आरटीआई लगाते रहते हैं। तो इस चीज की वास्तविकता की आज किसी के पास इतना टाइम नहीं है आज की दिनचर्या में कि कोई आरटीआई बेवजह आरटीआई लगा रहा है या किसी मुद्दे को उठा रहा है, कि वो आरटीआई इसीलिए लगाएगा कि उसे लग रहा है कि यहाँ मैं होना चाहिए था या मेरा काम यहाँ नहीं हुआ, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, इस वजह से डिमांड। अदरवाइज कोई किसी शासन तंत्र के काम में, शासकीय कामों में निरर्थक ही बाधा नहीं पहुंचा। फिर आती है ऑब्स्टेकल्स रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटीआई, कि आरटीआई का ये अधिनियम लागू करने में भी कुछ बाधाएं हैं, कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं। उनको क्या है ऑब्स्टेकल्स? कि बहुत सारे सर्वेज को देख के ये पता चला है कि बहुत से ऐसे अधिनियम हैं जिनमें अधिकारियों द्वारा जो सूचना दी गई थी किसी भी आरटीआई के जवाब में या किसी भी नोटिस के जवाब में, उन नोटिसों को सूचना अधिकार से बाहर रख दिया जाता। किया गया है ना प्रावधान कि अगर भारतीय सुरक्षा से संबंधित, अखंडता से संबंधित या न्यायालयों के निर्णयों से संबंधित या ऐसी सूचना जो किसी के जीवन से संबंधित हो, उसके अधिकारों के हनन से संबंधित हो, वो सूचना नहीं दी जाएगी। तो बहुत बार शासकीय गतिविधियों से, मोस्टली सरकारी गतिविधियों से किसी भी आरटीआई का जवाब इन आधारों पे मना कर दिया जाता है कि ये उस संस्था के एकीकरण या निर्माण या अखंडता को हानि पहुंचा रही है, इसका जवाब नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है जो सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की गई है स्टेट और सेंट्रल में, वो दोनों ही वो स्टेजेस पे सूचना आयुक्त केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, कि इनका निष्पक्ष चुनाव नहीं होता है, क्योंकि जो कमेटी चुनाव करती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, या फिर जो एक सदस्य विपक्ष का होता है तो दो स्ट्रेंथ तो वही है ना, एक तो प्रधानमंत्री और एक उसकी कैबिनेट का सदस्य। इसी तरह से राज्यों में होता है। तो वो अपने हित या अपने चहेते, अपने समर्थक व्यक्ति को ही इस पद का अधिकारी बनाते हैं, निष्पक्ष रूप से चुनाव नहीं। नेक्स्ट आता है ऑब्स्टेकल, व्यवहारिक कठिनाइयां, कि ऑफिस में चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट है, हर चीज का रिकॉर्ड एक मैनेजमेंट तरीके से मिलना असंभव है। कि आज कंप्यूटर के जरिए तो ये पॉसिबल है कि कंप्यूटराइजेशन में तो कि सब चीजें कंप्यूटर में हमें मिल जाती हैं, लेकिन जब कंप्यूटर नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब ये दिक्कत सबसे ज्यादा थी। तो 2005 के इरा में 2010 तक, उसी के बाद सब ऑफिस में चाहे किसी का मैनुअल रिकॉर्ड रखा जाए या नहीं, उसका सॉफ्ट रिकॉर्ड हमेशा मेंटेन रखा जाता है। और एक ही कंप्यूटर में नहीं, पूरे के पूरे ऑफिस का पूरा एक सर्वर होता है, एक हेडक्वार्टर होता है, वहां वो चीजें सेव होती हैं कि अगर एक कंप्यूटर खराब हो गया तो वो चीजें अफेक्ट ना हो। फिर आता है इंपॉर्टेंट सजेशंस फॉर मेकिंग पावरफुल ऑफ आरटीआई, की आरटीआई को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए क्या क्या सजेशंस दिए गए हैं, कि कौन सी चीजें इस एक्ट में ज्यादा एफिशिएंट तरीके से इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति आरटीआई का उचित उपयोग कर सके, आरटीआई के माध्यम से जनता और सरकार के बीच पारदर्शिता बनी रहे। तो सबसे पहली चीज है लोगों को इस एक्ट या इस कानून के प्रति जागरूक करने की, कि ये आरटीआई एक्ट एक्चुअली है क्या, किन चीजों से मनाही है, हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती, और किन किन चीजों की इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है, चाहे वो सरकारी संस्थाएं हैं, गैर सरकारी संस्थाएं। ये जागरूकता सबके अंदर लाने की सबसे ज्यादा जरूरत है, सबको पता होना चाहिए कि आरटीआई है क्या। नेक्स्ट है
कि एडमिनिस्ट्रेटिव में जिन ऑफिसर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो आरटीआई का जवाब देंगे उनके इंस्टीट्यूट से जो मांगी गई है, तो उसका सबसे बड़ा दायित्व बनता है कि वो इस एक्ट की मूलभूत बातों को अच्छे से जानता हो। सबसे पहले तो उस व्यक्ति को ही आरटीआई की ट्रेनिंग की जरूरत है। उस व्यक्ति को पता होना चाहिए कि आरटीआई एक्ट क्या है, तभी तो वो किसी आवेदक ने जो सूचना मांगी है उसका सही सही जवाब दे सकता है। नेक्स्ट है कि सूचना जब प्राप्त करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में कोई ये नहीं होना चाहिए कि आवेदक जिस लैंग्वेज को जानता है उस लैंग्वेज में ही उसे वो सूचना प्रोवाइड करनी चाहिए। कि अगर वो अपनी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग कर रहा है तो ये नहीं उसको हिंदी या इंग्लिश में सूचना दी जाए, उसे उसकी क्षेत्रीय भाषा में ही दी जानी चाहिए। लेकिन ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है क्योंकि इंस्टीट्यूट्स की जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज होती है वो तो या तो अंग्रेजी होती है या हिंदी होती है। नेक्स्ट है आयोग में जो नियुक्त व्यक्ति हैं कि अगर किसी व्यक्ति को सही सूचना नहीं मिली है, वो याचिका डालता है, या फिर विभिन्न संस्थाओं में जो ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए हैं सूचना प्रदान करने के लिए, वो व्यक्ति योग्य होने चाहिए, इस पद के ईमानदार होने चाहिए, सत्यनिष्ठ होने चाहिए और जनसाधारण के प्रति प्रतिष्ठित हो। कि उनकी इमेज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि सब उनके बारे में सोचे कि ये तो कभी सच बोलते ही नहीं, ये तो किसी चीज की जानकारी देते ही नहीं। नेक्स्ट आता है कि इस आरटीआई एक्ट को जितना प्रभावी तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर में इम्प्लीमेंट किया गया है, प्राइवेट सेक्टर में भी उतने ही एफिशिएंट तरीके से इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आरटीआई को बहुत लीननेस दी गई है कि उनके ऊपर एक कंपल्साइजेशन नहीं किया जाता। एक फॉर्मल तरीके से औपचारिक रूप से वो अपने यहाँ एक आरटीआई ऑफिसर को अपॉइंट कर देते हैं, लेकिन वहां लगाई हुई ज्यादातर आरटीआई का जवाब यही आता है कि ये हमारे निजी क्षेत्र में हस्तक्षेप है, हम इसका जवाब नहीं दे सकते। तो निजी क्षेत्र में हस्तक्षेप के लिए तो इस एक्ट ने भी मना किया है कि किसी के भी निजी क्षेत्र, संस्था या व्यक्ति के निजी क्षेत्र या उसके संगठन में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है कि ये कानून एक्चुअली है क्या, इसके प्रति जागरूकता लेके आने की जरूरत है जिससे कि सरकार की निरंकुशता और अनियमितताओं को उजागर किया जा सके। और लास्ट आता है खुद सरकार को भी अपने कामों में ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी, उत्तरदायित्व रखना होगा जनता के प्रति, तभी इस एक्ट की एक्चुअल वैल्यू या रेलिवेंसी देखने को मिलेगी। तो ये सारे वो प्रोविजंस हैं या वो चीजें हैं जो करने की जरूरत है जिससे कि इस आरटीआई एक्ट 2005 को ज्यादा इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। अब इन्हीं इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट के लिए या इस एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी तो उनको रिफॉर्म करने के लिए, सुधार के लिए सेकंड एसीआर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2006 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में जो गठित किया गया था, तो ये एक तरह से ये प्रशासनिक सुधारों के लिए गठित किया गया था। तो इसने आरटीआई के लिए भी कुछ सिफारिशें दी थी कि आरटीआई में भी क्या क्या चेंजेस या क्या क्या सुधार की जरूरत है। और इस कमीशन ने कहा था कि जो सुशासन है, कि अच्छा शासन एक मास्टर की के इक्विवेलेंट होता है, कि जो सूचना के अधिकार को सुशासन की मास्टर चाबी कहा था, कि आरटीआई एक अच्छे वेल मैनेज्ड रूलिंग की मास्टर की होती है। और इसके लिए इसमें 3 तरह के बदलाव की अवधारणा दी थी। पहली बदलाव की कि फॉरवर्ड सीक्रेसी टू ट्रांसपेरेंसी, की किसी भी सरकार को अपनी नीतियों के निर्माण में गोपनीयता से ट्रांसपेरेंसी, खुलेपन की तरफ जाना होगा कि सब कुछ जनता के सामने रखना। नेक्स्ट इसने बदलाव की अवधारणा दी कि सत्ता के इंडिविजुअलाइजेशन से, निजी प्रयोग से जवाबदेही की तरफ। ये नहीं है कि हमारी सरकार है, बहुमत की सरकार है, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, हमारी पूरी सत्ता हाथ में है, हम किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। तो जवाबदेह है जनता के प्रति। ये मत सोचो कि 5 साल तक तो हम किसी के प्रति जवाबदेह नहीं। नेक्स्ट है एक पक्षीय निर्णय निर्माण से सहभागी निर्णय निर्माण, कि ये नहीं है कि हमारी बहुमत की सरकार है, हमारे
कैबिनेट के सदस्यों ने जो निर्णय ले लिया वो ठीक है, पार्लियामेंट में हम अपने आप पास करवा लेंगे, नहीं, सहभागी निर्णयों की आवश्यकता है, दूसरी पार्टीज के ओपिनियन भी लेने की आवश्यकता है, जनता के ओपिनियन लेने की भी आवश्यकता है। तो ये तीनों एस्पेक्ट या फंडामेंटल इश्यूज रिप्लेस कर दिए जाए अगर सरकार अपनी नीतियों के निर्माण में, तो आरटीआई बहुत कम लगेंगी या आरटीआई वास्तविक रूप से सुशासन की मास्टर चाबी। अब सूचना आयोगों को लेकर भी, कि जो आयोग बनाए गए थे, कमीशन बनाए गए थे आरटीआई के, उनको लेकर भी दो सुझाव दिए गए थे। पहला सुझाव था कि इस कमीशन ने कुछ गोपनीयता के नियम बनाए थे, जैसे कि लोकसभा और विधानसभा के अधिवेशनों के दौरान कुछ गोपनीय नियम है, या फिर 1923 के सरकारी गोपनीयता अधिनियम है, और इन सरकारी गोपनीयता अधिनियमों से संबंधित अगर कोई आरटीआई की डिमांड की जाती है तो वो नहीं प्रदान की जाती है। तो इसलिए इस कमीशन ने कहा था कि ये 1923 के सरकारी गोपनीयता अधिनियम समाप्त कर देने चाहिए। सेकंड, इस कमीशन ने कहा था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए, ये नहीं कि एक दल या एक समूह के हाथ में सत्ता हो। और इसी के संदर्भ में इन्होंने 2011 का व्हिसल ब्लोअर संरक्षण विधेयक पारित किया था। व्हिसल ब्लोअर किसे कहा जाता है? मुखबिर को। सरकार के भी कुछ मुखबिर होते हैं ना, जो सरकार को वो मुखबिर चाहे विदेशी संबंधों से लेके राष्ट्र के आंतरिक मामलों से संबंधित की कहाँ किस तरह की व्यवस्था चल रही है, मुखबिरों को व्हिसल ब्लोअर बोला जाता है। तो इन व्हिसल ब्लोअर को पहले संरक्षण नहीं मिला था, 2011 के अंतर्गत इनको संरक्षण दिया गया, जिसे राष्ट्रपति ने 2014 में सहमति से पारित कर दिया था कि जो जासूस हैं, जो मुखबिर हैं, उन्हें भी संरक्षण मिलेगा, जो देश के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि वो देश की शासन व्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान अदा कर रहे हैं, चाहे वो बाह्य शासन व्यवस्था हो चाहे आंतरिक शासन व्यवस्था। तो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन ने ये जो रिफॉर्म्स दिए थे, ये कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं, इनको बहुत अच्छे से। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन की, आरटीआई की इम्पोर्टेंस क्या है। तो जितना भी हमने पढ़ा है ना, उसका सारा कंक्लूजन आरटीआई की इम्पोर्टेंस ही है कि किसी भी भारतीय नागरिक को सरकारी तंत्र के प्रति विश्वास जागृत करने के लिए, सरकारी तंत्र की निरंकुशता को रोकने के लिए, देश में वास्तविक रूप में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए, जनता और सरकार के बीच संबंध अच्छे बनाने के लिए, कि वो एक दूसरे के साथ सहयोग कर सके, एक दूसरे में विश्वास रख सके, और एक लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत लोगों को सभी सुविधाएं देने के लिए आरटीआई बहुत महत्वपूर्ण है। और इन्हीं को, इसकी इम्पोर्टेंस को डिफाइन किया गया है कि ये सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। हाँ, आरटीआई से हम सरकार के किसी भी नीति कार्य से संबंधित जवाब मांग सकते हैं, तो जवाब मांगा है तो सरकार की जवाबदेही बनती है हमें वो उस चीज का आंसर दें। नेक्स्ट, नागरिकों और सरकार के बीच संचार, कि सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जो नागरिकों के हित में ना, नागरिकों के हित में नहीं होगा तो उससे संबंधित डिमांड की जाएगी, क्या किया, कैसे किया, इस किस फंड को कहाँ खर्च किया। नागरिकों द्वारा उचित निर्णयों के निर्माण में सहायक, कि नागरिक सार्वजनिक मामलों से संबंधित उचित निर्णय लेने से पहले उससे संबंधित, उस कानून से संबंधित, उस संस्था से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त रखने का अधिकार है उसके पास आरटीआई के माध्यम से। फिर भ्रष्टाचार के निदान, भ्रष्टाचार अपने आप कम हो जाएगा जब ये गोपनीयता नहीं रहेगी, ये ट्रांसपेरेंसी जब आ जाएगी कि कोई भी काम करने से पहले जनता के प्रति जवाबदेह होंगे, देश का प्रत्येक नागरिक उस काम से संबंधित इंफॉर्मेशन की डिमांड रख सकता है। कितना, ये किस चीज का फंड था, जैसे कोरोना रिलीफ फंड था, आरटीआई मांगी जाते, कितना फंड कहाँ खर्च किया, कितना वैक्सीन में गया, कितने दूसरे और सुविधाओं में गया, तो भ्रष्टाचार नहीं हुआ। नेक्स्ट है सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं पर नियंत्रण में सहायक, कि सरकार कौन कौन सी सेवाएं लागू कर रही है, उस सेवा के लिए कितना फंड दिया गया है, कितने नागरिकों को उस सेवा का लाभ मिला है, किस क्षेत्र के लिए थी, ये पूरा विवरण सरकार को रखना पड़ता है, और वो हम आरटीआई के माध्यम से जान सकते हैं वो सूचना।
लास्ट आता है लोक सशक्तिकरण। लोक सशक्तिकरण का अर्थ है संपूर्ण देश के नागरिकों को एकत्रित करना या एकजुट करना। इस शासन में सबकी भागीदारी है, इसलिए लोकतंत्र है। और वो लोगों का ही सशक्तिकरण, लोगों को ही ज्यादा पावरफुल बनाना, पब्लिक एम्पावरमेंट को इम्प्लीमेंट करना ही आरटीआई है। ये आरटीआई का अधिकार लोगों को ताकतवर बनाता है, उनके हाथ में कुछ ऐसी शक्तियां देता है जिससे कि वो सरकार पर भी नियंत्रण रख सकते हैं। और इसीलिए सेकंड एआरसी कमीशन, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जो आया था, उसने सूचना के अधिकार को सुशासन की मास्टर की कहा था, मास्टर चाबी कहा। तो यहाँ पर हमारा आरटीआई का टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। बहुत